हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके पूछे गए थे लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था, और आने वाले टाइम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आज के लिए हमारा, व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। सो ई रूपी को आप लोग अज्यूम कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आपके पास पहले हमें ये गिफ्ट कार्ड मिलते थे ना। गिफ्ट कार्ड क्या होता था कि वो हमें फिजिकल फॉर्म में कार्ड्स मिलते थे और उसको हम लोग कहीं पे भी रिडीम करा के उसके बदले में हम कुछ सामान खरीद सकते थे। ठीक है, गिफ्ट कार्ड हम लोग बोलते थे। गिफ्ट कार्ड भी एक तरीके का जो है ई रूपी की तरह, बट डिफरेंस ये है कि जो ई रूपी है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आपको या तो आपको कोई बार कोड मिल जाएगा या फिर आपको कोई एसएमएस स्ट्रिंग मिल जाएगी और उसके आधार पे जो आप अपनी पेमेंट कर पाएंगे, तो वही आपका ई रूपी, यानी इसको आप डिजी वाउचर बोल सकते हैं, डिजिटल वाउचर, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वाउचर भी बोल सकते हैं। यानी ये एक तरीके का वाउचर है। वाउचर क्या होता है? वाउचर मतलब कागज का टुकड़ा कुछ ऐसा हो गया। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो। ठीक है, और उसकी हेल्प से आप कहीं पे भी मर्चेंट पे कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। आपका अकाउंट नहीं है, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल में कोई आपका बारकोड भेज दिया जाएगा, कोई आपकी एसएमएस आ जाएगी और उस एसएमएस के आधार पर आप अपनी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। वही आपका ई रुपीज़। ठीक है, और इसको अगर हम बोलना चाहें तो ई रुपीज़ जैसे आपका फिजिकल, आपका जो गिफ्ट कार्ड होता था ना, फिजिकल गिफ्ट कार्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड है। या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड बोल सकते हैं या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वाउचर भी बोल सकते हैं। गिफ्ट कार्ड क्या काम करता था? मान लीजिए आपको किसी ने 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दिया, या आपकी ऑफिस से आपके बॉस बहुत खुश है, उन्होंने आपको 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दे दिया। अब आप क्या करते थे? उस 1000 रुपये से आप कोई जो सामान है मर्चेंट पे कुछ सामान का पेमेंट कर सकते थे। तो उस तरीके से आपका गिफ्ट कार्ड काम करता था। बट ई रुपये उससे ज़्यादा बेहतर है। किस वे में बेहतर है? अगर आपका अकाउंट नहीं है, गिफ्ट कार्ड क्या है कि वो कहीं खो सकता है। ठीक है, हमें उसको संभालना पड़ता है। बट ई रुपये के केस में ऐसा नहीं है। आपके मोबाइल में कोई बारकोड या फिर आपके मोबाइल में कोई एसएमएस भेज दी जाएगी, उसके आधार पे आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ई रुपये आपका कोई क्यूआर कोड भी हो सकता है या एसएमएस स्ट्रिंग हो सकता है बेस्ड ई वाउचर। जैसा हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है विच इज़ डिलीवर टू द मोबाइल ऑफ बेनिफिशियरी, तो जिसको पेमेंट मिलनी है। जैसे अगर आपका बॉस आपको क्या करता है, गिफ्ट कार्ड देता है, तो वो आपको फिजिकल कार्ड देता है, उसके ऊपर लिखा भी रहेगा गिफ्ट कार्ड इतने रुपए का है। सेम अगर आपका बॉस आपको ई रुपये से आपको पैसा देना चाह रहा है, तो वो आपके अकाउंट में, सॉरी आपके मोबाइल में, या तो एसएमएस स्ट्रिंग भेजेगा, कोई एसएमएस का स्ट्रिंग होगा या कोई क्यूआर कोड हो सकता है। द यूजर ऑफ दिस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट ए कार्ड। तो ये जो यूजर है, मतलब जो बेनिफिशियरी है, वो उस कार्ड को, वो जो है उस एसएमएस को दिखा के या उस क्यूआर कोड को दिखा के जो है वाउचर को रिडीम करा सकता है, यानी उसकी पेमेंट ले सकता है विदाउट ए कार्ड। मतलब उसके लिए आपको कोई कार्ड का जरूरत नहीं है, डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। सीधे आप अपना वो एसएमएस के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू जो है अपना पेमेंट ले सकते हैं। इसको किसने डेवलप किया? इट हैज़ बीन डेवलप बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं कि एनपीसीआई आपका आरबीआई का ही फुल सब्सिडी है। सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स अब एनपीसीआई ही संभालता है। जैसे आपका एनएफएस है ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो आपके एटीएम के नेटवर्क को संभालता है, वो भी एनपीसीआई का है। बहुत सारे प्रोडक्ट एनपीसीआई बनाता है। ई रुपी को भी एनपीसीआई ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है एनपीसीआई ने ई रुपी को बनाया है। तो मेनली इसको लॉन्च किया गया था, इसका मेन पर्पस था कि स्पेशली कोविड के टाइम पे इसको शुरू किया गया था। और उसका मेन पर्पस यही था कि कोविड के टाइम पे था ना कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, और मतलब बिना किसी हमें फिजिकल कांटेक्ट के हम जो है पेमेंट कर सके, हमें कोई कार्ड ये सब रखना ना पड़े। तो उस पर्पज़ के लिए जो है ये आपका ई रुपी का सिस्टम इसमें लॉन्च किया गया था। फिर यहाँ पे ई रुपये के बारे में थोड़ा आगे और बताया कि दीज वाउचर्स आर लाइक ई गिफ्ट कार्ड, यानी जैसे आपको गिफ्ट कार्ड मिलता था, बट इसको भी आप वैसे ही अज्यूम कर लीजिए, बट ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी आप उस गिफ्ट कार्ड को टच नहीं कर सकते, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक होता है। विच आर प्रीपेड इन नेचर। प्रीपेड इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके फिजिकल गिफ्ट कार्ड होते हैं ना, तो वो अगर 1000 रुपये का है तो पहले से 1000 का पेमेंट कर दिया जाता, तभी आपको गिफ्ट कार्ड मिलता था। जैसे आपके बॉस ने मान लीजिए आपको 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड दिया है, तो आपके बॉस ने पहले 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया होगा, बदले में आपके बॉस को वो 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड इशू किया गया होगा और वो आपके बॉस ने आपको दिया होगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ये ई गिफ्ट कार्ड है और ये प्रीपेड इन नेचर होता है, मतलब इसमें जो पेमेंट है पहले से कर दी जाती है। यानी जो बेनिफिशियरी है उसको जो भी स्ट्रिंग, एसएमएस स्ट्रिंग है, जो भी भेजने वाला है उसने पहले से पेमेंट कर दिया होगा, उसके बाद ही ई वाउचर या एसएमएस स्ट्रिंग जनरेट हुआ होगा या क्यूआर कोड जनरेट हुआ होगा, और तब वो जो है आपके बेनिफिशियरी का जो है मोबाइल में ट्रांसफर किया गया होगा। द कोड ऑफ द कार्ड कैन बी शेयर। तो इसमें जो कोड मिला है आपका, वो आप एसएमएस के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं।
द ई वॉचर विल बी पर्सनल। ई वॉचर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना सकते हैं। इवन इफ वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, या कोई ऐप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी आप इन वॉचर को रिडीम करा सकते हैं। इसका जो यूज़ है ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड पेमेंट के लिए किया जाता है। कॉर्पोरेट कैन यूज़ दिस वॉचेस फॉर देयर एम्प्लॉय। तो जैसा कॉर्पोरेट्स क्या करती है, जैसे दिवाली आ गया तो उन्होंने 10,000 का गिफ्ट कार्ड दिया, तो सेम ऐसे वो 10,000 का ई रूपी के थ्रू भी जो है सीधे ही जो है क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग के थ्रू जो आपको पेमेंट कर सकती है। तो सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये भी आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज हनी पॉट्स? हनी पॉट्स क्या होते हैं? इसको आप एज्यूम कीजिए जैसे शिकारी पक्षियों को, वो जो आपने स्टोरी पढ़ी थी ना बचपन में कि पक्षियों के लिए जाल बिछाया जाता है और उसमें दाने डाले जाते हैं, तो सेम ऐसे ही हनी पॉट्स है। बस फर्क इतना है कि जो शिकारी है वो पक्षियों के लिए दाने डालता था उनको जाल में फंसाने के लिए, तो हनी पॉट्स में क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं, कौन से अटैकर्स, जो आपके सिस्टम में अटैक करके आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करना चाहते हैं, तो उन अटैकर्स के लिए ये जो है जाल बिछाया जाता है, उसी को हनी पॉट्स बोलते हैं। तो ये जाल कौन बिछाता है? ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है हनी पॉट्स का इस्तेमाल करती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंसिटिव डेटा है उसको अटैकर से बचा के रख सके। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस होता है। तो हनी पॉट सुनते ही मतलब हनी मतलब शहद, ठीक है, शहद। तो शहद मतलब किसी को दिखाना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत मीठी चीज़ है, इसको यूज़ करो, और जैसे ही वो यूज़ करे तो हमें उसकी आइडेंटिटी का पता लग जाए। ठीक है, तो इस तरह का कोई कंसेप्ट होता है आपके हनी पॉट्स में। स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के बहुत काम आता है। तो हनी पॉट का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे बैंक की बात कीजिए, बैंक के सर्वर में कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, अगर किसी अटैकर्स को पता लगेगा तो बहुत सारा इश्यूज में क्रिएट होगा। अब हनी पॉट्स कैसे काम करते हैं? हनी पॉट्स के केस में क्या होगा कि जैसे आप लोग जानते हैं ना फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, जो कि अटैकर से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो फायरवॉल के बगल में ही जो है ये हनी पॉट्स लगा होगा। ठीक है, हनी पॉट्स एक तरीके का मतलब ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नकल मतलब जो अटैकर्स है उनको लगेगा कि ये तो जेन्यून सर्वर है, ये हमारा जेन्यून सर्वर, और यहाँ पे वो अटैक करेंगे, और यहाँ पे जब वो अटैक करेंगे तो ये जेन्यून तो था ही नहीं, जेन्यून तो यहाँ पे था, मतलब ये तो एक नकली जगह बनाई गई है। ठीक है, तो जेन्यून तो यहाँ पे था, तो जहाँ और ये जो अटैकर्स हैं उनको लगेगा ये जेन्युइन, और यहाँ पे वो अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक करने समय पता लग जाएगा कि अटैकर्स कौन कौन सा तरीका अपना रहे हैं डेटा को चोरी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हनी पॉट्स काम करता है। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इन साइबर सिक्योरिटी हनी पॉट्स आर इक्वल सर्वर और सिस्टम्स। तो हनी पॉट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? ये सर्वर होते हैं, ये सिस्टम होते हैं, ठीक है, दैट आर डिप्लॉयड नेक्स्ट टू आवर सिस्टम योर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यूज फॉर प्रोडक्शन। तो ये जो हमारा सच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस सिस्टम को यूज कर रही है उसके बगल में इसको लगाया जाता है। हनी पॉट्स आर डिजाइन टू लुक लाइक अट्रैक्टिव टारगेट्स। तो ये दिखता है ऐसा है अट्रैक्टिव टारगेट। अट्रैक्टिव मतलब जो अटैकर्स हैं, जो आपके साइबर अटैकर्स हैं, उनको लगेगा कि ये तो असली का ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है और वो उसको असली का समझ के उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, एंड दे गेट डिप्लॉयड टू अलाउ आईटी टीम्स टू मॉनिटर द सिस्टम सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। और इसमें क्या होता है कि जो सर्वर लगे होते हैं और एक पूरी टीम होती है, पूरी आईटी टीम होती है जो नजर रखती है सर्वर पे कि कोई चोर मतलब अटैकर्स इस पे अटैक करेगा तो कौन से तरीके से वो करता है। ठीक है, एंड टू रीडायरेक्ट द अटैकर्स अवे फ्रॉम देयर इंटेंटिव टारगेट। तो असली टारगेट तो ये था, तो उससे उसको हमने गलत जगह पे गलत एड्रेस दिखाता है। बिल्कुल वही है कि आपका जो घर है, आपके घर में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि उनका जो घोंसला होता है ना, जो असली दरवाजा है वो अलग रखते हैं, मतलब बाहर से लगता है कि दरवाजा, पर वो दरवाजा होता नहीं है, जो उनका घर है वो अंदर से होता है। तो सेम इस तरीके से ये जो आपके हनी पॉट्स काम करते हैं कि जो असली सर्वर है उससे प्रोटेक्शन भी मिल गई, प्लस कौन से तरीके अपनाए अटैकर्स ने हमारे डेटा को चोरी करने के लिए, तो उस तरीके का भी हमें पता लग जाता है। तो वही चीज़ इसमें लिखी है। देर आर वेरियस हनी पॉट्स एंड दे कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू वट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे टाइप के हनी पॉट्स होते हैं और जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स ज़रूरत है उस हिसाब से आप हनी पॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज दे अपेयर टू बी लेजिटिमेट थ्रेट्स, हनी पॉट्स एक्ट लाइक ए ट्रैप। यानी जो हनी पॉट्स एक ट्रैप की तरह, एक जाल की तरह है, इनेबल यू टू आइडेंटिफाई अर्ली अटैक्स। तो इससे क्या हो सकता है कि कोई सच में आपके ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करेगा तो आपको पहले से पता लग जाएगा, एंड माउंट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस हनीपॉट मीनिंग पॉइंट्स टू सम ऑफ द वेज दे कैन बी यूज टू डायरेक्ट अटैकर्स अवे। तो बोल रहे कि जो आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका दो फायदा हो गया। एक तो आपने अपने जो अटैकर्स है उनको रीडायरेक्ट कर दिया, उनको कहीं और भेज दिया। वाइल द अटैकर्स फाइल फॉर द बेट यू कैन गैदर क्रिशियल इंटेलिजेंस अबाउट द टाइप ऑफ अटैक एज वेल एज मेथड्स द अटैकर्स इज यूजिंग। तो इससे क्या पता लगेगा, जो आपने हनी पॉट्स में जो सर्वर रखा होगा, जो सिस्टम रखा होगा, और अगर अटैकर्स ने अटैक किया होगा तो आपका जो
टीम होगी, पूरी की पूरी टीम जो उस पर नज़र बनाए रखी होगी, तो वो देख लेगी कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फ्यूचर में आप अपने सिस्टम को, जो असली का सिस्टम है, उन तरीकों से भी जो है अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हनी पॉट्स, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बोला कि हनी पॉट्स वर्क्स बेस्ट व्हेन इट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सिस्टम, इन अदर वर्ड इट मस्ट रन द सेम प्रोसेसर। बोल रहे हैं कि अगर आप हनी पॉट चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से काम करे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो आपका जो सिस्टम है वो आप ओरिजिनल सिस्टम की तरह ही रखिए। जो प्रोसेसर आप एक्चुअल सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं वही प्रोसेसर आप यहाँ भी इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ये ऐसे बोल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये मेन, आपका ये असली सर्वर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेसर है, आपने ये जो यहाँ पे नकली सर्वर बनाया, यहाँ पे भी आप उसी प्रोसेसर को इस्तेमाल कीजिए, ताकि असलियत पता लग सके कि सच में ये प्रोटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा अटैकर्स को, ठीक है। इट शुड ऑल्सो कंटेन फाइल दैट अटैकर्स विल बी see as appropriate for the targeted process. In many cases, it is best to put honeypots behind the firewall, protecting your organization's network. तो firewall क्या होता है? फायरवॉल ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वर का जो डेटा है उसको अटैकर से प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। तो बोला सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फायरवॉल के बगल में ही जो आप हनी पॉट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें बोला गया। और चलिए यही इसका जो है मेन हो गया कि हनी पॉट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हनी पॉट्स मतलब एक सर्वर होगा, एक सिस्टम होगा, जो कि आपका जो फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल मतलब एक तरीके का एंटीवायरस समझ लीजिए, एक हाई लेवल का एंटीवायरस। जैसे एंटीवायरस क्या काम करता है? आपके सिस्टम को अटैकर से बचाता है, तो फायरवॉल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। फायरवॉल आपके सर्वर जो मेन, जो सही, जो रियल सर्वर होता है उसी के साथ लगा होता है, ताकि जो अटैकर्स है, फायरवॉल अटैकर्स के अटैक को फायरवॉल जो है प्रोटेक्ट करता है आपके सर्वर को अटैक करने से, ठीक है। तो फायरवॉल के बगल में ही आपका हनी पॉट लगा देती है कंपनी। हनी पॉट मतलब है असली तो ये है, पर असली इसको दिखाया जाएगा, प्रोसेसर सब कुछ इसकी तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि अटैकर्स अटैक करें, और उन पे पूरी नज़र रखी जाती है कि कौन सा तरीका जो है अटैकर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। हाउ डू हनी पॉट्स वर्क, ये काम कैसे करता है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो सेम उसी तरह है कि जो हनी पॉट्स है, इट एक्जैक्टली लुक लाइक जेन्युइन कंप्यूटर सिस्टम। तो जो अटैकर्स है उसको लगेगा कि यही वो मेन सर्वर है जिस पे सारा डेटा स्टोर किया गया। इट हैज़ एप्लीकेशन एंड डेटा दैट साइबर क्रिमिनल यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइडल टारगेट। तो इसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है। कौन सा डेटा? डेटा का मतलब जैसे कि कस्टमर का डेटा, कि उनका क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, ठीक है। ये सारा डेटा जो है इस सर्वर के अंदर होता है। तो अटैकर्स जानना चाह रहे हैं कि वो क्या डेटा है, ताकि वो जो है चोरी कर सके, आपका डेटा चोरी कर सके। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो हनी पॉट होगा, ये एक सिस्टम होगा, और ये एक्जैक्टली जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है उसकी तरह होगा। अटैकर्स को पता नहीं लगेगा कि असली कौन सा है, ठीक है। और जो अटैकर्स है वो उस डेटा को चोरी करने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या फिर अटैकर्स जो है जो आईटी टीम है वो पूरी नज़र रखती है इस पर, ठीक है, कि किस तरीके से काम हो रहा है। सेम वही चीज़ को दोबारा लिखा है कि कैसे ये काम करता है। जो आईटी टीम है पूरी नज़र बना के रखती है, और कैसे अटैकर्स अटैक कर रहे हैं, कैसे वो डेटा को चोरी कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। एक क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर भी पूछा गया था, और बहुत बार पूछ लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि आपके घर की कोई बात है, मान लीजिए किसी के घर में कोई शादी होने वाली है, तो बाद में तो लोगों को कार्ड्स बढ़ते हैं, लोगों को बाद में पता चलता है, पर घर के लोगों को तो पहले से पता लग जाता है ना। आपके चाचा चाची, उनको पहले से पता होगा कि इस घर में शादी होने वाली है। फिर पड़ोसियों को बाद में पता लगता है, 1 या 2 महीने बाद जब आप कार्ड सच में बांटना शुरू कर देते हैं, तब लोगों को पता लगता है कि हाँ सच में इस घर में शादी होने वाली है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन, किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कंपनी के बारे में पहले से पता रहेगा, ठीक है। जो वहाँ काम करते हैं तो उनको पहले से पता रहेगा कि कंपनी का फ्यूचर में कंडीशन क्या होने वाला है। अब मान लीजिए कोई कंपनी डूबने वाली है, तो पहले से वहाँ के एम्प्लॉय को उसकी खबर हो चुकी होगी। जैसे कुछ एयरलाइंस बंद हुई, तो एयरलाइन बंद होने से पहले उनके स्टाफ जो है उनको पहले से पता लग चुका होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत लॉस में है, और ये कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो पहले से उनको पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काम करते हैं, उनको मालूम है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, और उसकी कंपनी बंद होने वाली है, तो ए क्या करता है, अपने भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिसको भी वो जानता है, वो सबको बोलता है कि मेरी जो कंपनी है बंद होने वाली है, अगर तुमने मेरी कंपनी के शेयर लिए तो फटाफट बेच दो, क्योंकि इसका रेट बहुत जल्दी डाउन जाने वाला है। और जो आपके भाई, बंधु, पड़ोसी जो भी हैं, वो फटाफट से आप अपना जो शेयर लिया था आपकी कंपनी में वो बेच देते हैं। फिर पड़ोसियों को, मतलब बाकी दुनिया को बाद में पता लगेगा कि हाँ सच में कंपनी डूब गई है, ठीक है। तो लोगों के लिए अभी मान लीजिए शेयर की कीमत है 100 रुपये, और वो फ्यूचर में डूब के उसकी कीमत रह गई 10 रुपये, या वो 0 पे आ गई। पर बाकी जनता को तो बहुत देर बाद पता लगा, आपको तो पहले से पता लग गया था, है ना। और आपने इन्फॉर्मेशन अपने रिश्तेदार, भाई, बंधु के साथ शेयर की है। तो इस वाली चीज को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब इनसाइडर मतलब घर का बंदा, घर का बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का फायदा करवा रहा है, और ये इलीगल है। ये इसको सही नहीं बोला जाता, ये इलीगल है। इनसाइडर ट्रेडिंग कोई बहुत ही अप्रिशिएबल चीज नहीं है, इसको जो है
इलीगल माना गया, ये अलाउ नहीं है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है एम्प्लॉय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विच इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक अमाउंट टू इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है बट पब्लिक को नहीं पता। से जस्ट बिकॉज अ स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ लार्ज कंपनी इज गोइंग टू बिकम एनपीए। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका अकाउंट एनपी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से रिपेमेंट नहीं की और उस कंपनी ने वैसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। अ एम्प्लॉय नोइंग द दिस सेल्स द स्टॉक ऑफ कंपनी और एडवाइस फ्रेंड टू सेलर। तो हो क्या रहा है कि कोई बैंक, मान लीजिए कोई बैंक का एम्प्लॉय है और उसने देखा कि ये जो कंपनी है ये तो बहुत एनपीए हो गई है और उसने ये जो कंपनी है ये एनपीए हो गई और कभी भी कंपनी बिक सकती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, खुद भी उस कंपनी के शेयर्स लिए थे, वो बेच दिए और अपने फ्रेंड्स को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, ठीक है, कि आप इस कंपनी के शेयर बेच दो, ये बहुत टाइम से एनपीए हो गई कंपनी और कभी भी ये डूब सकती है कंपनी। तो इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोला गया है, ठीक है। और वही बोला है कि आप ऐसी कंपनी के शेयर्स की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं जो कि बाहर पब्लिक को नहीं पता है, मतलब अभी कहीं भी न्यूज़पेपर में कहीं नहीं गया, कहीं पता ही नहीं लगा कि कंपनी डूबने वाली, पर आपको पहले से पता थी, ठीक है। सेबी हैज इशूड इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर रूल्स बताए हैं विच इंक्लूड प्रोविजंस रिगार्डिंग कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ रूल्स एंड डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय को क्वार्टरली बेसिस पर डिक्लेरेशन लिख के देना होता है। डिक्लेरेशन मतलब आई डिक्लेयर कि मैं किसी भी कंपनी का डेटा जो है बाहर किसी से शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेबी ने की ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सके। और जो सेबी है उसने रूल्स में ये भी बताया कि अगर आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो हमने रूल्स बनाए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो क्या आपको परिणाम झेलने पड़ेंगे, और साथ साथ आपको पहले से डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एम्प्लॉय को क्वार्टरली बेसिस पे कि वो जो डेटा है वो बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही हो गया आपका सिंपल सा टॉपिक इनसाइडर ट्रेडिंग। स्टार टोपोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया था। तो स्टार दिखने में कैसा होता है, एक यहाँ पे हो गया, ये सारा हो गया। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, एक मेन सर्वर होगा और छोटे छोटे सर्वर उन सब से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है एक सेंट्रल नोड होगा, ये जो है इसको आप सेंट्रल नोड बोल लीजिए, ठीक है, सेंट्रल नोड होगा। इसको आप मास्टर या सेंट्रल नोड बोल सकते हैं, ये मास्टर सर्वर है आपका। ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द मास्टर बाय अ सेपरेट केबल। तो बाकी के जो नोड्स है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, सारे के सारे इस मास्टर केबल से, वो मास्टर नोड से वो केबल के थ्रू जुड़े। वाइल दिस टोपोलॉजी गिव द एडवांटेज ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी टू चेंज, और इफ इसका सबसे ज़्यादा फायदा है कि अगर एक नोड फेल होगी, मान लीजिए ये नोड खराब हो गई, तो इट विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। तो 2 3 4 5 वो तो बढ़िया से चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिसएडवांटेजेस आर इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज एवरी ट्रांसफर हैज टू। तो ये बड़े ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि हर ट्रांसफर जो है वो सेंट्रल नोड से ही जाएगी, जो मेन सेंट्रल नोड है उसके थ्रू सारे ट्रांसफर होगी। तो ये बड़े लार्ज ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यही हो गया आपका सिंपल सा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन सर्वर होता है और बाकी के जो सर्वर है उससे कनेक्ट होते हैं। फॉरेन बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर फॉरेन बिल एज पर सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो फॉरेन बिल की बात सेक्शन 12 में की गई है। तो फॉरेन बिल क्या होते हैं, तो फॉरेन बिल की डेफिनेशंस क्या है। फॉरेन बिल्स मतलब बिल्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। ये जो बिल है इंडिया से बाहर लिखे जाते हैं, जो बिल्स हैं वो बाहर लिखे जाते हैं। एंड मेड पेमेंट और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन एनी कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर, ये इंडिया से बाहर बिल को लिखा गया है और जो पेमेंट है पेमेंट भी बाहर कहीं हुई है। एक तो ये डेफिनेशन हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, बिल ड्रॉन्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर ड्रॉ है। एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन एनी पर्सन इन इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर ड्रॉन हुए हैं बिल, मतलब बिल को बाहर लिखा गया पर जो पेमेंट है वो इंडिया में हुई है, ठीक है। तो उसको भी आप फॉरेन बिल बोल सकते हैं। तो फॉरेन बिल की 2 डेफिनेशन होगी। एक एक बात तो कंफर्म है कि जो बिल है वो इंडिया में तो नहीं होंगे, बाहर ही ड्रॉ होंगे, ठीक है। मतलब ड्रॉ मतलब बाहर ही लिखे गए होंगे। जो बिल्स है, बिल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कागज का टुकड़ा, इसमें सेलर लिख के देता है कि मैंने आपसे इतना सामान मैंने आपको बेचा, इतने में मेरे को पेमेंट आएगी, ये सारा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो बिल्स है इसको लिखा गया है बाहर, फॉरेन कंट्री में लिखा गया है। उसकी पेमेंट या तो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में होगी, या जो है एक डेफिनेशन तो ये, मान लीजिए यूएस में बिल लिखा है और उसकी जो पेमेंट है वो चाइना में होनी है। यूएसए में लिखे गए बिल की अगर पेमेंट चाइना में होगी इसको आप फॉरेन बिल बोलेंगे, या यूएसए में लिखे गए बिल की पेमेंट अगर इंडिया में होगी इसको भी आप क्या बोलेंगे, फॉरेन बिल बोलेंगे। मतलब सेम कंट्री का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में बिल लिखा गया और पेमेंट भी इंडिया में होगी तो उसको हम इनलैंड बिल बोलेंगे। फॉरेन बिल का मतलब लिखा गया इंडिया से बाहर और जो पेमेंट है वो इंडिया से बाहर होगी, या लिखा गया इंडिया के बाहर और पेमेंट भी जो है इंडिया में ही होगी। मतलब फॉरेन बिल मतलब बाहर के जो बिल्स है, बाहर के जो बिल्स है जिनको ड्रॉन मतलब लिखा गया है बाहर। ये हो गया आपका सिंपल सा डेफिनेशन फॉरेन बिल्स का। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर इनलैंड बिल, ठीक है। इनलैंड बिल क्या होते हैं, इंडियन ये जो बिल है ये लिखे जाते हैं इंडिया में। एंड मेड पेमेंट अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियन बिल्स, मतलब ये लिखे गए इंडिया में
बिल को लिखा गया इंडिया में और जो पेमेंट है वो भी इंडिया में ही होगी, तो उस तरीके के बिल्स को इनलैंड बिल, मतलब ये पूरा ही देसी है, पूरा देसी मतलब लिखा भी यहाँ गया और पेमेंट भी इसकी यहाँ पे होनी है। इट मस्ट बी ड्रॉन एंड पेमेंट इन इंडिया, तो ये लिखा भी इंडिया में जाएगा और उसकी पेमेंट भी इंडिया होगी। और इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया अपॉन सम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सेक्शन 11 है ना आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो सेक्शन 12 है वहाँ पे तो आपके फॉरेन बिल की बात की गई है। इसी का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसका जो सेक्शन 11 है वहाँ पे बात की गई है किसकी, इनलैंड बिल की बात की गई। तो वहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 11 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ये कोई प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, या चेक भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्स में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आ सकते हैं, या आपका चेक्स भी हो सकता है। इसको कहाँ लिखा गया है, मेड इन इंडिया, इंडिया में लिखा गया है। एंड मेड पेमेंट इन ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी, मतलब लिखा भी इंडिया में गया है, बिल को लिखा भी इंडिया में गया है और जो पेमेंट होनी वो भी इंडिया में ही होनी है, तो उस तरीके के बिल को इनलैंड बिल बोला गया। फॉरेन बिल का क्या था, फॉरेन बिल का लिखा तो वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं गया, 100% वो बाहर लिखा गया। ठीक है, यूएसए में लिखा गया है, कहीं और लिखा गया है, लेकिन उसकी पेमेंट यूएसए के अलावा किसी और फॉरेन जैसे चाइना में हो गई या फिर जो है इंडिया में हो गई। मतलब जहाँ पे वो लिखा गया और जहाँ पे पेमेंट होनी वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे फॉरेन बिल। पर इंडियन बिल में क्या है, पेमेंट भी इंडिया में होगी और लिखा भी इंडिया में जाएगा, तो उसको बोला जाएगा इनलैंड बिल। एक साइट बिल को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर साइट बिल। डिमांड बिल और साइट बिल एक ही होते हैं। ठीक है, जो सेक्शन 19 है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहाँ पे डिमांड बिल या फिर आप उसको साइट बिल भी बोल सकते हैं, साइट बिल को जो है डिफाइन किया गया। इसमें क्या बोला है, साइट बिल क्या होता है, साइट बिल या डिमांड बिल डिफाइन एज इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, तो जैसे आप डिमांड करेंगे आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड नो टाइम फॉर पेमेंट इज, जैसे बैंकों के लोन होते हैं ना डिमांड लोन, जैसे आपके गोल्ड लोन, ये सब क्या होते हैं, ये डिमांड लोन होते हैं कि मतलब जब भी बैंक बोलेगा पेमेंट की डिमांड करेगा कस्टमर को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे बिल्स भी होते हैं। जनरली कुछ होता है आपके यूजेंस बिल्स, यूजेंस बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे बिल में लिखा होगा कि 3 महीने बाद पेमेंट होनी, तो उस तरह के बिल्स को यूजेंस बिल बोला जाता है। मतलब यूजेंस का मतलब ही होता है देरी से, ये जो यूजेंस वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है हिंदी में देरी से। मतलब अगर कुछ टाइम बाद पेमेंट आनी होगी, बिल लिखा भी गया पर 3 महीने 2 महीने 4 महीने बाद पेमेंट आनी होगी, उस तरह के बिल को यूजेंस बिल बोलते हैं। बट डिमांड या साइड बिल ऐसे नहीं होते, इसको लिखा गया और उस पर लिखा होगा कि ये डिमांड बिल है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपको बिल दिया जाएगा सेलर के द्वारा, जो बोरोर आपको इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस तरह के बिल्स को डिमांड बिल बोला जाता है। ठीक है, और जो पेई है मतलब जिसको पेमेंट करनी इज इंटाइटल टू द वैल्यू ऑफ द बिल ऑन डिमांड और प्रेजेंट, तो जैसे ही सेलर बिल आपको देगा आपको इमीडिएट पेमेंट करना रहेगा, उस तरह के बिल को डिमांड बिल बोला जाता है, या आप इसको साइट बिल भी बोल सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक में से पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले रफशीट में। यहाँ पे देखिए टर्म लोन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया तो उसका टर्म पहले से फिक्स हो जाएगा, या आपने एजुकेशन लोन लिया या आपने व्हीकल लोन लिया तो इसका जो टर्म है वो पहले से फिक्स हो गया। हाउसिंग लोन है तो 25 साल का टर्म फिक्स हो गया, एजुकेशन लोन में मान लीजिए 15 साल का, व्हीकल लोन में 7 साल का, तो ये जो टेन्योर है ये पहले से फिक्स हो चुका है। ठीक है, और आपका हर महीने ईएमआई इसमें आएगा और जैसे आप ईएमआई पे करते जाएंगे आपका आउटस्टैंडिंग कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आपका लोन क्लोज हो जाएगा। अगर आपने 15 साल का ईटीएल लिया तो 15 साल बाद तो क्लोज हो जाएगा, हाउसिंग लोन 25 साल बाद, और ऐसे व्हीकल लोन जो है 7 साल बाद क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह के लोन्स को बोला जाता है टर्म लोन। दूसरा आता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन कौन लेती है, जो कंपनीज होती है, जो कंपनीज होती है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। ठीक है, तो टर्म लोन किसको मिल सकता है, ये इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या कंपनी को भी मिल सकता है। पर जो वर्किंग कैपिटल लोन ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को मिलता है जिनको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना हो, वेजेस पे करने हो। ठीक है, डे टू डे रिक्वायरमेंट जो होती है कंपनीज की उसको पूरा करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और ये ज़्यादातर आपको CCOD इस फॉर्म में दिया जाएगा, कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है, आपको एक लिमिट दे दी जाती है, उसी लिमिट में आप खर्चा करते रहिए, हर टाइम अपना ईएमआई जो है, सॉरी इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट आप मंथ एंड में कर दीजिए। तो ये एक तरीके का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम बैंक इसको रिन्यू करती रहती है आपको, और जब तक आपकी कंपनी एक्सिस्टेंस में ये आपका लोन चलता रहता है। पर टर्म लोन के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया, देख लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है और 2-3 नंबर का इस सिंपल सा टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेजर डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लाइज इन द पर्पस, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो उसका पर्पस के ऊपर ही है। एज अ रिजल्ट द टाइप ऑफ असेट क्रेडिट आउट ऑफ दीज फैसिलिटीज एंड द फॉर्म इन विच दीज एडवांस, तो बोल रहे हैं कि ये जो पर्पस है, पर्पस की वजह से पता लगेगा कि ये टर्म लोन है या वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, किस तरीके से ये एडवांस ये लोन आपको दिया जाता है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है।
बाकी का जो डिफरेंस है देख लेते हैं। टर्म लोन जो है आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, एंड पेबल इन मंथली, या आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बना के इसकी पेमेंट कर सकते हैं। वेरस वर्किंग कैपिटल आर टिपिकली ग्रांटेड फॉर 1 ईयर। अगर आप बात करें वर्किंग कैपिटल की तो ये आपको 1 साल के लिए दिया जाएगा, ड्यूरिंग विच इट कैन रिमेन फुल्ली ड्रॉन। ठीक है, तो आपको इसका एक लिमिट दिया जाएगा और इसको जो है टाइम टू टाइम जो है इसको रिन्यू कराते रहते, तो जैसे आपका वैलिडिटी खत्म होगा आप उसको फिर से रिन्यू करा लीजिए। तो उस तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल काम करता है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल इज रिपेमेंट ऑन डिमांड। तो जैसे ही बैंक डिमांड करेगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक तरीके का रनिंग अकाउंट होता है, इसमें आप जितना भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें क्रेडिट कर सकते हैं। मतलब ये आपका एक सीसी लिमिट की तरह हो गया, आपको लिमिट दे दी गई, आप जितना चाहे ड्रॉ कर लीजिए, कितना चाहे क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो टर्म लोन है वो आपको एक ही बार में या कुछ इंस्टॉलमेंट में जो है डिस्पर्स कर दिया जाता है। जैसे एजुकेशन लोन है तो ईयर टू ईयर इंस्टॉलमेंट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन लोन या ये जो टर्म लोन है अगर इसकी डिस्बर्समेंट हो जाएगी तो उसमें दोबारा डिस्बर्समेंट नहीं होती। और लेकिन अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपस में इंटरेस्ट का अमाउंट क्रेडिट करते रहिए और जब जब चाहे आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। आपको जो लिमिट दी है उस लिमिट के अंदर आप उसको खर्च कर सकते हैं। फिर बोला कि जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और साथ साथ जो है उसको वापस क्रेडिट भी करते रहते हैं। मान लीजिए आपका एक सीसी अकाउंट खुला, आपको 10 लाख का सीसी मिला। ठीक है, तो 10 लाख के सीसी में से आपने मान लीजिए 2 लाख निकाल लिया, फिर अगले साल महीने 3 लाख निकाल लिया, 4 लाख। तो महीने के एंड में जो इंटरेस्ट आपका लग रहा है ना, इंटरेस्ट बस आप इसमें क्रेडिट करते जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये वर्किंग कैपिटल लोन वाला काम करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मेंबर्स होते हैं इसमें मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें 10 से 20 मेंबर्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, मतलब सेल्फ हेल्प मतलब आपस में जो है इस ग्रुप, ये जो ग्रुप के लोग हैं जो आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं। और जैसे मान लीजिए 4-5 लोगों ने मिलकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। ठीक है, और इन्होंने मान लीजिए 1 रुपये जमा कर लिए सबने जोड़ के, तो उसका 4 गुना तक जो है बैंक उनको लोन दे सकता है और इस लोन के पैसे से ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोकल गाइडलाइंस, लोकल रेगुलेशंस क्या बोलती है उस पर भी जो है डिपेंड करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है डिज़ाइन इसलिए किया गया क्योंकि छोटे कुछ लोगों का ये ग्रुप होता है। और इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफन हैव एनीवेयर फ्रॉम 10 to 20 मेंबर्स। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें 10 से लेकर 20 मेंबर्स हो सकते हैं और किसी किसी केस में, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स भी या कम मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस है, इसका पर्पस होता है कि इंक्लूसिव मतलब सबको मिलके जो है आपस में सपोर्ट देना होता है एक दूसरे को। सभी लोग जो है पैसा जमा करते हैं और आपस में ये लोन देते हैं, प्लस बैंक भी इनको लोन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कितने मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो आंसर रहेगा 10 to 20 मेंबर्स। डिपेंड करता है कितने भी हो सकते हैं, पर 10 से 20 तक इसके जनरली मेंबर्स रहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस टॉपिक में से 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले क्या था कि 2-3 अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस स्कीम हुआ करता था, फिर सबको मर्ज करके जो है, मतलब जो पुरानी स्कीम है सबको हटा के जो है एक ही स्कीम बनाई। इसको मर्ज नहीं बोला जाएगा, पुरानी स्कीम को रिप्लेस बोला जाएगा। पहले 2-3 टाइप की अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम काम करती थी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था फार्मर्स को भी कि कौन सी वाली इंश्योरेंस को हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम टाइप की 3 चीज़ें हैं दुकान में, तो आप खुद भी कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि ये चीज़ एक्जैक्टली क्या है, हमें समझ में नहीं आता। तो सेम ऐसे ही आपका ये जो है पुरानी इंश्योरेंस स्कीम हुआ करती थी फार्मर्स के, जो एग्रीकल्चर होता था, मतलब एग्रीकल्चर मतलब जैसे कोई वो खेती कर रहे हैं, उसमें फ्लड की वजह से या बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया, किसी कारणवश जो है आपकी फसल खराब होगी, फार्मर्स की फसल खराब होगी, तो उनको इंश्योरेंस दिया जाता था। तो अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस स्कीम हुआ करती थी। यहाँ पे 3 टाइप की इंश्योरेंस स्कीम की बात की गई, उनको हटा के 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 2016। तो क्या 2016 से पहले कोई इंश्योरेंस नहीं था? था, बिल्कुल था, बट वो अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस अलग अलग चीज़ों को कवर करता था। ठीक है, तो उन सबको हटा के उनको रिप्लेस करके जो है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बनाया गया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 1999 का जो रबी सीजन था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी इसकी शुरुआत की गई थी, यानी एग्रीकल्चर के लिए जो इंश्योरेंस लाना चाहिए इसकी शुरुआत हुई थी। रिप्लेसिंग अर्लियर स्कीम, तो पहले जो भी स्कीम होती थी उनको हटा के NAIs को लाएगा कब? 1999 में। इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम विच वर डन बाय, इसको जो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती थी और उसको जो है टेक ओवर कर लिया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने। मतलब पहले जो भी इंश्योरेंस होती थी वो GIC के अंडर थी, फिर बाद में इसको AIC यानी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। फिर 2016 में
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके आया और इसने क्या किया कि जो भी पुरानी स्कीम थी उसको उसने रिप्लेस किया। ठीक है, ये जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपके सभी टाइप के रिस्क को कवर करता है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से रिस्क को ये कवर करता है। और इट एम्स एट एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ फील्ड एस्टिमेशन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करता है। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है कि जैसे आप लोग अपनी फसल की जो है कटाई करवा लेते तो उसके बाद भी कई बार रखे रखे स्टोरेज में रखे रखे वो खराब हो जाती, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो भी इसमें कवर किया जाता है। तो शॉर्ट में हमें समझ में आ गया कि पहले अलग अलग टाइप की जो इंश्योरेंस स्कीम थी उसको हटा के 2016 में एक ही स्कीम बनाई गई फार्मर्स के लिए, उनके एग्रीकल्चर जो है उसको इंश्योरेंस देने के लिए। तो इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फार्मर्स टू बी कवर्स, कौन कौन से फार्मर्स इसमें कवर है? ऑल फार्मर्स, सारे के सारे फार्मर्स, इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स, टेनेंट, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं किराए में भी जमीन लेते हैं, मतलब जो जमीन है किराए में, मतलब किराए में लेके उसमें खेती बाड़ी करते हैं, तो वो सारे फार्मर्स भी जो है एलिजिबल है। हाउएवर फार्मर शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट फॉर द इंश्योर्ड क्रॉप्स एंड लैंड्स, द स्कीम इज ऑप्शनल। और ये जो स्कीम है ये ऑप्शनल है, मतलब आप चाहे तो ले सकते हो, अदरवाइज इसमें आपका ही, इसमें फार्मर्स का ही विषय है। रिस्क कवर एंड एक्सक्लूजन, तो कौन कौन से टाइप के रिस्क को कवर किया गया? बेसिक रिस्क और एड ऑन कवरेज। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन था कि बेसिक रिस्क क्या है और एड ऑन कवरेज क्या है। तो कौन कौन से रिस्क को कवर करता है? ये दो कंपोनेंट है इसमें रिस्क के, एक तो बेसिक और एक होगा एड ऑन कवरेज। जैसे आप लोग स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ पिज्जा ऐसा ऑर्डर करते हैं, तो बेसिक में तो आपको पिज्जा मिलता है, एड ऑन में आप एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी डलवा लीजिए, एक्स्ट्रा चिली ये सब डलवा लेते हैं। तो सेम इसी तरह से आपका इंश्योरेंस स्कीम भी आप मान लीजिए। बेसिक का मतलब है कि बेसिक इतना तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो कवरेज है ही। एड ऑन में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कोई किसान बोलता है कि मेरे को एड ऑन में भी ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है, तो किसान बोलता है कि मुझे बेसिक में मान लीजिए बोला है कि अगर किसी को भी एग्जांपल के तौर पे बेसिक में अगर मान लीजिए बोला गया कि आपके खेत में सूखे की वजह से आपकी खेत की जो फसल है खराब होगी तो हम आपको इंश्योरेंस देंगे। अब एड ऑन में आपने कुछ और चीज़ें ऐड कर दी कि पेस्टिसाइड अगर होंगे तो भी इंश्योरेंस करवा देगा। तो नॉर्मल सी बात है, एड ऑन में आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल रही तो आपका प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा बेसिक से। तो बेसिक कवर इज मैंडेटरी, जो बेसिक है वो सबको कराना मैंडेटरी है। एड ऑन में भी चूजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब एड ऑन में क्या क्या देना है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट बेसिक ये सबके लिए मैंडेटरी होता है। बेसिक कवर में क्या होगा? दिस कवर लॉस ऑफ यील्ड टू स्टैंडिंग क्रॉप। तो जो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है, जो आपको जो मतलब आपकी जो फसल है उसमें जो लॉस होता है वो बेसिक में कवर होता है। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब इसमें जैसे कि मान लीजिए ऐसे रिस्क जो जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, इस तरह की चीज़ों का आप, कोई डिजीज अटैक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, नेचुरल फायर हो गया, लाइटनिंग की वजह से जंगलों में आग लग जाती है ना, बिजली की वजह से बिजली गिर जाती है वहाँ पे, तो ये सारे जो रिस्क है वहाँ पे कवर इसमें होंगे। और हेल स्टॉर्म हो गया आपका, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, साइक्लोन आ गई, तो इसकी वजह से जो भी आपका लॉस होगा वो आपके बेसिक रिस्क में सारा कुछ कवर किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि एड ऑन में क्या क्या मिलेगा। तो बेसिक वाला तो सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। एड ऑन में क्या क्या हो सकता है? इंश्योर्ड एरिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सोइंग प्लांटिंग ड्यू टू डिफिसिट रेनफॉल, मतलब कुछ जो एरिया है वहाँ पे रेनफॉल ही कम होती है, या लॉस इन केस ऑफ एडवर्स सीजनल कंडीशन। कई बार क्या होता है कि सीजन कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है, एडवर्स है, उसकी वजह से भी हमें कोई लॉस हुआ, ठीक है। या हेल स्टॉर्म आ गया आपका, ठीक है, कुछ आइडेंटिफाई एरिया में आपका लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्टिंग का इशू हो गया, ठीक है, या वाइल्ड एनिमल्स का अटैक हो गया, तो ये सारे आपके एड ऑन में आ जाएंगे। एक्सक्लूजन मतलब ये चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया, अगर इस वजह से लॉस है तो आपको ना बेसिक कवरेज मिलेगा और ना ही आपका एड ऑन मिलेगा। तो वो क्या है? वॉर हो गया, या न्यूक्लियर रिस्क हो गया, या मैलिशियस डैमेज हो गया, या कुछ और प्रिवेंटेबल रिस्क, मतलब ऐसा रिस्क जिसको हम प्रिवेंट कर सकते थे, जो हमारे कंट्रोल में था, वॉर, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रिवेंटेबल है, तो इस तरह के रिस्क को कवरेज नहीं मिलेगा। आधार, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आपका आधार जो है मैंडेटरी होता है। और जितनी भी एनरोलमेंट एजेंसीज हैं उनको आधार लेना पड़ेगा फार्मर्स के लिए। सम एश्योर्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो स्टेट होती है, जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती है, वो स्केल ऑफ फाइनेंस या नेशनल एवरेज वैल्यू निकालती है, और उसी नेशनल एवरेज वैल्यू को जो आपका एमएसपी जो प्राइस है डिवाइडेड बाय फार्म गेट से डिवाइड करके जो है कैलकुलेट किया जाता है कि कितना आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना पैसा मिलेगा, उस तरह से जो इसकी कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है इसको आप याद कर सकते हैं, नेशनल एवरेज यील्ड इनटू एमएसपी डिवाइडेड बाय फार्म गेट। फिर आगे बोला है क्रॉप वाइज सम इंश्योर्ड नोटिफाइड इन द फर्स्ट ईयर सीजन शुड बी चेंज इन द सब्सिक्वेंट ईयर सीजन एज पर चेंज इन द स्केल ऑफ फाइनेंस। तो जैसे एमएसपी या स्केल ऑफ फाइनेंस चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आपका सब्सिक्वेंट ईयर में जो आपका क्रॉप वाइज जो आपको सम इंश्योर्ड मिलना है, जो पेमेंट मिलनी है, उस हिसाब से चेंज हो सकती है। प्रीमियम, जो आपका एपीआर है यानी जो आपका प्रीमियम रेट है वुड बी चार्ज अंडर पीएमएफबीवाई बाय इम्प्लीमेंटिंग इंश्योरेंस कंपनी। तो जो आपको प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना रहता है। ऑल फार्मर्स अंडर
दिस स्कीम आर इंटाइटल्ड फॉर एडमिशन सब्सिडी। तो जो आपने जो प्रीमियम पे किया उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो ये सारी सुविधा आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा था, तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, ये छोटे से टॉपिक में से आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इसमें कौन कौन सा टाइप के रिस्क को कवर किया जाता है। इसमें इसके रिस्क के हमारे दो कंपोनेंट्स है, एक हमारा बेसिक कवर हो जाएगा और दूसरा एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये था बेसिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो ये आपको एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा। फ्लड मतलब आपकी ऐसी चीज़ें जो नॉन प्रिवेंटेबल है, मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते, नेचुरल फायर, हेल स्टॉर्म, तो जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है ये सारा आपका बेसिक में होगा, और बेसिक जो है मैंडेटरी है। एड ऑन में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एड ऑन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एड ऑन के पॉइंट्स पे आप याद कर सकते हैं। क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, इसको लेके भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, मतलब न्यूक्लियर वार की वजह से आपकी फसल को नुकसान होगा, वॉर की वजह से होगा, या ऐसी चीज़ जो रोक सकते थे उसकी वजह से अगर रिस्क होगा तो आपको कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। आधा रिस्क के लिए मैंडेटरी। और ये जो फॉर्मूला है कि कैसे सम एश्योर्ड कैलकुलेट करते हैं, सम एश्योर्ड मतलब अगर मान लीजिए कुछ दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, किसान की फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में कितना पैसा आपको मिलेगा उसको बोला जाता है सम एश्योर्ड। तो उसका जो फॉर्मूला है ये भी आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी क्या होता है, इंडेमिनिटी का मतलब है सेफ फ्रॉम लॉस। जैसे कई बार कस्टमर का डीडी खो जाता है तो कस्टमर बोलता है कि मुझे डुप्लीकेट डीडी इशू करके दो, तो बैंक उससे क्या करवा लेता है, उससे इंडेमिनिटी बॉन्ड लाने को बोलता है। इंडेमिनिटी बॉन्ड में लिखा होता है कि अगर इन केस कस्टमर का जो डीडी है उसकी वजह से बैंक को कोई लॉस हो, मान लीजिए फ्यूचर में कोई आकर पेमेंट मांग रहा है, तो उस केस में कौन लायबल होगा, कस्टमर लायबल होगा। तो इंडेमिनिटी का मतलब सेफ फ्रॉम लॉस। इंडेमिनिटी का मतलब है ऐसी चीज जो हमें लॉस से बचाती है, तो उसको इंडेमिनिटी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स परफॉर्मेंस इज मेड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया और बोला गया कि अगर कुछ ऐसा होगा तो आप उसका हर्जाना पे करेंगे। जैसे इंश्योरेंस होता है तो वो क्या करती है, वो हमें लॉस से तो बचाती है। अगर कुछ हो गया किसी ने मान लीजिए एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कराया, तो इसका मतलब यही है कि अगर एक्सीडेंट से उस पर्सन की डेथ होगी तो इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, तो उसको जो हानि हुई है, जो लॉस हुई है, वो सेव किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो वो भी एक तरीके का इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आगे इसमें बोला है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में क्या होता है कि एक पर्सन मान लीजिए ए है और वो बी को प्रॉमिस कर रहा है कि या तो मेरी वजह से या कोई तीसरा पर्सन है सी, उसकी वजह से आपको अगर कोई लॉस हुआ तो मैं आपका जो है उस लॉस से मैं आपको हर्जाना दूंगा, उस लॉस के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ए बी को ऐसा लिख के दे रहा है, तो इसी वाले कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा ए और बी के, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। प्रोमिसर इज कॉल्ड इंडेमिनिफायर। तो जो ए प्रॉमिस कर रहा है ए को बोला जाएगा इंडेमिनिफायर, और जो बी है बी हो जाएगा आपका इंडेमिनिटी, ठीक है, इंडेमिनिटी होल्डर। इसको आप प्रोमिसर बोल सकते हैं और इसको प्रोमिसी बोलते हैं। प्रोमिसी मतलब जिसको प्रॉमिस किया जाए। तो एक नंबर का जनरली पूछ लेते हैं इंडेमिनिटी क्या होता है। इंडेमिनिटी मतलब सेफ फ्रॉम लॉस, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, उसका हर्जाना मैं आपको पे करूंगा, वही होता है आपका इंडेमिनिटी। ऐसे गारंटी होता है। गारंटी भी क्या होता है, गारंटी मतलब एक पर्सन दूसरे के लिए बोलता है। गारंटी में मतलब जैसे बैंक क्या करता है, एजुकेशन लोन दे रहा है बच्चे को, मान लीजिए एक बैंक है, वो एक स्टूडेंट है, उसको एजुकेशन लोन दे रहा है, तो एक पेरेंट्स को, मम्मी या पापा को, वो एज अ गारंटर ले लेता है। तो गारंटर इस बात की गारंटी देता है कि अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो फिर मैं पे करूंगा, ठीक है। तो वो गारंटी से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है कि बैंक को एक्स्ट्रा एश्योरेंस मिल जाता है कि जो पैसा है वो डूबेगा नहीं। तो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट इज गारंटी, गारंटी का मतलब क्या, गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ लेटेस्ट डिफॉल्ट। यानी अगर एक पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है तो दूसरा पर्सन प्रॉमिस करता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम डिफॉल्ट करते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो पेमेंट करूंगा। जैसे पेरेंट्स ने, ए के जो फादर है उन्होंने, फादर का नाम मान लीजिए बी है, बी को बैंक ने गारंटर लिया, तो अगर ए की जॉब लग गई और कहीं चला भी गया तो बैंक जो है उसके गारंटर से रिकवरी कर सकते। तो वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु गिव गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। तो जो गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी। इसमें जो बी है, बी को आप श्योरिटी बोलोगे क्योंकि वही जो है ए की गारंटी दे रहा है बैंक को कि टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं पे करूंगा। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे जो बेटा है जिसको एजुकेशन लोन मिला है उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। मतलब जिसको जो मेन है, प्रिंसिपल मतलब जो मेन है, डेटर जिसको बैंक ने सच में लोन दिया, तो लोन तो बेटे को मिला ना, बेटे के लोन के लिए मिला, एजुकेशन के लिए दिया है, तो प्रिंसिपल डेटर हो जाएगा बेटा।
द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इसका क्रेडिटर या बेनिफिशियरी, और इसमें जो बैंक है, बैंक को आप या तो क्रेडिटर्स बोल लीजिए या आप उसको जो है बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं। तो तीन पार्टीज होगी, एक हो गया आपका श्योरिटी, दूसरा हो गया प्रिंसिपल डेटर, और तीसरा हो गया आपका क्रेडिटर या आप उसको बेनिफिशियरी भी बोल सकते हो। तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी पार्टीज होती है आपकी गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में? तीन पार्टीज होती है। एक जो प्रॉमिस कर रहा होता है, जैसे एजुकेशन लोन में फादर है या मदर है, फादर या मदर कुछ भी, जनरली बैंक ऐसे ही करता ना, या तो फादर या मदर किसी को भी जो है गारंटर बना लेता है। तो बी हो जाएगा उसका जो फादर है वो हो जाएगा श्योरिटी, बैंक के लिए गारंटी मिल रही है मतलब बैंक को गारंटी दी जा रही है तो होगा बैंक होगा क्रेडिटर या बेनिफिशियरी, और ए मतलब उसका जो बेटा जिसको बैंक ने लोन दिया वो है आपका प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो यही होता है आपका गारंटी। और जो सेक्शन 126 है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक और नेक्स्ट पेज में आपका डेटा मार्ट, इन तीनों में से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। डेटा वेयरहाउस मतलब यहाँ पे हर तरह से जो है डेटा को इकट्ठा किया गया होगा। ठीक है, तो तीनों का थोड़ा सा शॉर्ट में डिफरेंस देखते हैं। डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक, डेटा मार्ट, इन तीनों जगह पे आपको डेटा ही मिलेगा, सारी जगह पे डेटा मिलेगा, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डेटा वेयरहाउस है यहाँ पे जो डेटा को स्टोर किया जाएगा वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा और पहले से उसका पर्पस बता दिया जाएगा, वेल डिफाइंड, मतलब पहले से बताया जाएगा कि किस टाइप का डेटा यहाँ मिलने वाला है। डेटा लेक में क्या होगा कि डेटा तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डेटा मिलेगा उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे डेटा वेयर हाउस थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे आपके घर में कुछ भी सामान रखा पड़ा, ठीक है, वो बस फैला हुआ है तो उसको आप डेटा लेक एज्यूम कर लीजिए। डेटा वेयर हाउस में क्या है कि सामान को आपने लाइन से सब कुछ अरेंज करके एक स्ट्रक्चर वे में रखा है, डिफाइंड वे में रखा है, तो उसको आप डेटा वेयर हाउस बोल सकते हैं। और अगर बात करें हम इसकी डेटा मार्ट की, तो डेटा मार्ट में क्या होगा कि स्पेसिफिक एक ही टाइप का डेटा आपको मिलेगा, जैसे या तो मार्केटिंग का डेटा या सेल्स का डेटा या फाइनेंस का डेटा, तो अलग अलग टाइप का डेटा जो है डेटा मार्ट में मिलता है। अगर हम बात करें इसकी डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक की, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हर तरह का डेटा आपको मिलेगा, बट थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर डेटा आपको हर तरह का मिलेगा तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के डेटा को बोलेंगे डेटा वेयर हाउस, और अनस्ट्रक्चर्ड या फिर बिना किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर आप बोल लीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड या प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के बिना अगर जो डेटा मिलेगा वो डेटा लेक। यानी डेटा लेक में सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको स्टोर करके ढूंढना पड़ेगा कि हमारे काम की चीज़ क्या है। डेटा वेयर हाउस में थोड़ा अरेंज करके होगा। कुछ दुकानें होती है ना होलसेलर की कि सारा सामान बिखरा होता है, आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए, पर जो रिटेलर की दुकान होती है वहाँ पे सामान बहुत सही तरह से रखा जाता है। फिर आप और चले जाइए, वहाँ पे आपको मोबाइल की दुकान अलग है, ठीक है, और कपड़ों की दुकान अलग है, तो बिल्कुल अलग अलग सेक्शंस की सारी दुकानें अलग अलग मिल रही है, तो वो आप डेटा मार्ट की तरह एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने का ट्रिक मैंने आपको बताया, ये समझाने की एक ट्रिक है कि कैसे हमें याद रहेगा, पर इसका जो मेन पर्पस, इसका मेन पर्पस यही है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा मार्ट में क्या होगा कि एक अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग जगह पे रखा गया, जैसे सेल्स का डेटा अलग मिलेगा, फाइनेंस का अलग मिलेगा, और मार्केटिंग का अलग डेटा आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक में डिफरेंस क्या होगा? तो डेटा वेयर हाउस में क्या होगा कि डेटा आपके पास होगा और वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, इसको दुकान के हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस मतलब आपको क्या चाहिए, आप कहीं चले गए, मान लीजिए बिग बाजार में, ठीक है, आप चले गए बिग बाजार में, तो बिग बाजार में तो आपको सारा सामान मिलेगा, वहाँ पे किचन का सामान मिलेगा, ठीक है, आपको किचन के साथ आपको ग्रॉसरी, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, आपको कोई लैपटॉप चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ अलग से रहेगा। तो डेटा जो लेक है उसके पास सारा कुछ है, डेटा लेक के पास सारा कुछ है, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर में, मतलब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं है, वो है सब कुछ मिलेगा, पर वो सही तरह से नहीं है, उसको सही तरह से रखा नहीं गया, स्ट्रक्चर्ड वे में वो नहीं है। एक दूसरी दुकान है, वहाँ पे भी सब कुछ है, पर वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने कि आपका मोबाइल का अलग हो गया, और सब कुछ बहुत सही तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में आपका रखा गया। ठीक है, डेटा मार्ट में आ जाता है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक डेटा मार्ट में आपको एक तरीके का डेटा ही मिलेगा, मतलब वो सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस को ही कवर करता है। कौन? आपका डेटा मार्ट। मान लीजिए एक दुकान में आप गए, वहाँ पे सिर्फ मोबाइल की दुकान है, वहाँ पे कुछ और है ही नहीं। दूसरी दुकान में गए, वहाँ पे सिर्फ कपड़े हैं और कुछ है ही नहीं, तो उसको आप डेटा मार्ट की तरह एज्यूम कर लीजिए। तीनों जगह पे डेटा है। डेटा वेयर हाउस का जो डेटा है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में है। डेटा लेक का जो डेटा है वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड आप बोल सकते हैं, लेकिन डेटा लेक वहाँ पे तो सिर्फ एक सिंगल एरिया को ही कवर करता है, वहाँ पे एक ही टाइप का आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका डेटा मार्ट, डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डेटा वेयर हाउस से शुरू करते हैं। इट इज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू सपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा आपको मिलेगा, और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एनालिटिक्स करना चाह रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं कि ये प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, या किसी प्रोडक्ट को हटाना है, तो बहुत सारे डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेने होते हैं। तो डेटा वेयर हाउस के डेटा को देख के ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन ले सकती है। और डेटा वेयर हाउस स्टोर स्ट्रक्चर डेटा हुज पर्पस इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर वे में रखा जाता है और डेटा का पर्पस भी पहले से डिफाइंड रहता है। तो डेटा विद इन
डेटा वेयर हाउस इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ सोर्स। अब डेटा वेयर हाउस में इतना सारा डेटा कहाँ से आता है? बहुत सारे सोर्स से आता है, जैसे आपकी कुछ पहली फाइल्स है या कुछ ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन हुई, यहाँ तक कि आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी आपको डेटा वेयर हाउस में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस है उसके डेटा को इस्तेमाल करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन है आसानी से आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा लेक की। डेटा लेक क्या होता है? अ डेटा लेक अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें जो डेटा लेक है उसमें भी डेटा को स्टोर किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। कहाँ कहाँ से? सोशल मीडिया, क्लिक स्ट्रीम, मतलब अलग अलग सोर्स से डेटा को यहाँ पे लाया जाता है एंड इमीडिएटली मेक इट अवेलेबल फॉर रियल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह से डेटा लिया, उसको हमने स्ट्रक्चर ही नहीं किया। यहाँ पे जो डेटा है वो रियल टाइम में लोगों को मिल जाता है, रियल टाइम में लोग उसको यूज़ करता है एनालिटिक्स पर्पस के लिए। तो इसीलिए क्योंकि रियल टाइम में मिल रहा है तो उसको स्ट्रक्चर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, सीधे किसी ने कोई डेटा मिलाया और ऑनलाइन बेसिस पे आपने उसी टाइम पे उस डेटा को वहाँ से अवेल कर लिया। तो इसीलिए जो डेटा लेक का जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि ये रियल टाइम पे आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। विद डेटा लेक डेटा इज इंजेस्टेड इन इज ओरिजिनल फॉर्म विदाउट अल्टरेशन। तो यहाँ पर जो डेटा है उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं की जाती है। डेटा मार्ट, डेटा लेक एंड डेटा वेयर हाउस सब डिफरेंट पर्पस। तो ये जो तीनों हैं, डेटा मार्ट, लेक या आपका डेटा वेयर हाउस, तो इनका अलग अलग पर्पस होता है। तो की डिफरेंस बिटवीन, अगर हम डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक के बीच में डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि डेटा लेक स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट ए प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर। डेटा लेक के पास बहुत सारा डेटा है और ये आपको ऑनलाइन मतलब रियल टाइम बेसिस पे आपको अवेलेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पहले से स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं किया गया। ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट नो हाउ द डेटा विल बी यूज इन एडवांस। सो ये जो आपका डेटा लेक है वहाँ पे आपको रियल टाइम बेसिस पे डेटा मिल जाता है, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। पर डेटा वेयर हाउस का जो डेटा है वो पहले से स्ट्रक्चर भी में आपको मिलता है। व्हाट इज डेटा मार्ट? डेटा मार्ट क्या है? डेटा मार्ट इज सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस का एक छोटा फॉर्म आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो डेटा वेयर हाउस है वहाँ भी सब कुछ स्ट्रक्चर्ड ही होता है और यहाँ भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो आपका डेटा मार्ट है वो एक सिंगल एरिया या सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल बिजनेस को कवर करता है, जैसे सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। कौन सा? डेटा मार्ट। यहाँ पे या तो आपका सेल्स हो गया, या आपकी मार्केटिंग हो गई, या आपका फाइनेंस हो गया। इसमें आगे बोला है कि डेटा मार्ट ड्रॉज डेटा फ्रॉम फ्यू सोर्स देन द डेटा वेयर हाउस। जो डेटा मार्ट होता है वहाँ पे जो डेटा मिलता है, डेटा में जो डेटा मार्ट का जो डेटा है वो कुछ सोर्सेज से होता है एज कम्पेयर टू डेटा वेयर हाउस। मतलब डेटा वेयर हाउस बहुत बड़े एरिया से डेटा को इकट्ठा करता है, पर डेटा मार्ट बहुत छोटे एरिया पे काम करता है। और यही आपका जो है मेन इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया। डेटा वेयर हाउस का जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है और वो अलग अलग जगह से इकट्ठा किया जाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। डेटा लेक में बहुत सारा डेटा है पर वो अनस्ट्रक्चर्ड है। डेटा मार्ट जो है डेटा वेयर हाउस का एक शॉर्ट वर्जन समझ सकते हैं, छोटा वर्जन डेटा वेयर हाउस का। किस वे में डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि डेटा मार्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मतलब एक ही टाइप की चीज़ें स्ट्रक्चर में आपको मिलेगी डेटा मार्ट में, पर डेटा वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों का छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे हो गया। व्हाट इज EEFC अकाउंट? इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इट इज ए अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है? ये करंट अकाउंट होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? ये करंट अकाउंट होता है। ये फॉरेन करेंसी में आप इसमें जो पेमेंट रख सकते हैं और ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 वाले बैंक है वहीं पे आप इस वाले खाते को खुलवा सकते हैं। ये खाता कौन खुलवा सकता है? कोई भी रेसिडेंट, कोई भी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, कोई सामान बाहर बेच रही है, तो बाहर से जो पेमेंट है वो डॉलर में उनकी करेंसी में आएगा फॉरेन में, तो इस फॉरेन करेंसी को ये अकाउंट में रख सकती है। किसे? इसी अकाउंट में रख सकती है। EEFC का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ पे जो पेमेंट आई है फॉरेन करेंसी उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कराने का कोई टेंशन नहीं होता। तो क्या इससे कस्टमर को फायदा है? हाँ बिल्कुल फायदा है कि जो एक्सपोर्टर है वो जो बाहर से उसने सामान भेजा और बदले में उसको जो पेमेंट मिली डॉलर में, वो उसको रुपये में नहीं कन्वर्ट करा रहा, उसके अकाउंट में वो डॉलर में ही है। मान लीजिए उसको फ्यूचर में कुछ सामान बाहर से मंगवाना है, इंपोर्ट करना, उसकी पेमेंट उसको बाहर भेजनी है, तो वो सीधे वो डॉलर को भिजवा सकता है। उसको डॉलर को रुपये को डॉलर में बार बार कन्वर्ट करा के जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, मतलब हर बार क्या होता है हमें कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ना, डॉलर को रुपये में और रुपये को डॉलर में, बहुत मतलब हमें कॉस्ट झेलनी पड़ती, तो उस कॉस्ट वो जो कॉस्ट हमारी बच जाती है। तो स्पेशली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये वाला अकाउंट खुलवाया जाता है, ताकि ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कीजिए और जो फॉरेन करेंसी उसको यहाँ पे रखिए और पूरा 100% पैसा आप इसमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ परसेंट आपका जो आपने सामान बाहर बेचा उसका 100% पैसा आप इस अकाउंट में रख सकते हैं। EEFC का फुल फॉर्म हो गया एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इट इज एन अकाउंट मेंटेन इन फॉरेन करेंसी। ये अकाउंट आप फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। किसके साथ? ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 वाले जो बैंक है उसके साथ। अब बैंक ऑथराइज टू डील इन फॉरेन करेंसी, मतलब जो भी बैंक फॉरेन करेंसी में डील करता है, कैटेगरी 1 वाला जो बैंक है वो इस वाले खाते को खुलवा सकता है। इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स। तो ये फैसिलिटीज़ किसको दी गई? ये फैसिलिटीज़ उन लोगों को दी गई है जो कि फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं,
एक्सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं। कैसे, एक्सपोर्टर सामान बना के बाहर कंट्री जैसे यूएस में भेज रहे हैं और बदले में उनको जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में मिल रही है। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि जो 100% जो उनकी फॉरेन अर्निंग हुई है, पूरा 100% पैसा अपना इस ईईएफसी में रख सकते हैं। दे डोंट हैव टू कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज इनटू रुपीज एंड वाइस वर्सा। उनको टेंशन ही नहीं है कि जो पैसा आया फॉरेन से उसको रुपये में कन्वर्ट करने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो इससे इनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी बच जाती है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, हु कैन ओपन ईईएफसी अकाउंट, कौन खोल सकता है। तो सारे के सारे कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनीज है जो इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो आसानी से इस खाते को खोल सकता है। रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट ही तो बाहर एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है ना, तो उसी पैसे को वो अपना ईईएफसी में रख सकता है। दो क्वेश्चन और है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ईईएफसी अकाउंट, क्या उसमें इंटरेस्ट मिलता है। ईईएफसी कैन बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट। जो ईईएफसी अकाउंट है ये आपका करंट अकाउंट के फॉर्म में होता है। तो करंट अकाउंट में आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो इस पे भी जो पैसा रखा होगा बैंक ईईएफसी में, जो पैसा आपने रखा होगा उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस तरह नहीं चेकबुक फैसिलिटी अवेलेबल, यस, चेकबुक फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर। तो जो ईईएफसी का जो पेमेंट है उसके लिए आपको चेकबुक की सुविधा दी जाती है, आपको चेकबुक इश्यूज की जाती है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द परमिसिबल डेबिट इनटू दिस अकाउंट। ये ईईएफसी की बात कर रहे हैं कि कौन, जब आप ये जो ईईएफसी में जो आपने पैसा रखा है जिसका आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो कब कब आप इस पैसे को डेबिट कर सकते हो। पेमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, कोई करंट अकाउंट की कोई ट्रांसफर करनी है, कोई पेमेंट करनी है आपको, मतलब बाहर से आपने कुछ सामान मंगवाया, आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो वो आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, या आपने कोई गुड्स परचेज किया, बाहर से कोई गुड्स आपने परचेज किया है, तो वहाँ से आपको जो पेमेंट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी है, इस वाले अकाउंट को डेबिट करके कस्टम ड्यूटी आप पे कर सकते हैं। आपका कोई लोन्स आपने दिया है किसको, इम्पोर्टर को, इम्पोर्टर मतलब जो आपसे सामान खरीद रहा है, ठीक है, उसको अगर आपने कोई लोन देना और उसके लिए कोई पेमेंट आपको करनी है, तो उसकी पेमेंट भी आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंडिया में कोई होटल का एक्सपेंडिचर या कोई और एयरफेयर या कोई और भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, किसी भी टाइप का एक्सपेंस है इंडिया से बाहर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, तो वो भी आप इस अकाउंट को डेबिट करके उस खर्चे को पूरा कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर भी रखे। हु इज अ पर्सन अप्लाइंग टू द बैंक टू ओपन ए लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन उसको ओपन करता है, एप्लीकेंट, जो बायर होगा, ये जो इंपोर्टर होगा। मान लीजिए इंडिया में एक्सपोर्टर है ए, ठीक है, ये इंडिया में है, और जो इंपोर्टर है वो कहाँ पे, यूएसए में। तो जो यूएसए का इंपोर्टर है वही इसको अप्लाई करता है, ठीक है। जो बायर है आप उसको बायर भी बोल सकते हैं या आप उसको एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है, यानी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब बायर, जो इंडिया से सामान खरीद रहा है ना, तो वही अपने बैंक के पास जाके एलसी के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ओपन द लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बायर। तो जो बायर है, जो यूएसए में बायर था बी, वो अपने बैंक के पास गया, ठीक है, तो वही जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करके देता है। तो बी का जो बैंक है, ए है इंडिया में, बी है आपका यूएसए में, तो जो बी का जो बैंक है उसको बोला जाएगा इशूइंग बैंक। तो कौन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देगा, बायर की यानी बी की रिक्वेस्ट पे, वो होगा आपका इशूइंग बैंक। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इशूइंग बैंक बायर के कहने पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में बेनिफिट्स किसको मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया में कौन है, एक्सपोर्टर है। यूएसए में कौन है, यूएसए में है इंपोर्टर। तो ये ए के लिए तो किया गया ना, क्योंकि ये एक्सपोर्टर सामान बना के बी को बेचेगा, और बी ने जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कराना अपने बैंक के पास जाके। तो जो ए है कौन, हमारा एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर को आप बेनिफिशियरी बोलेंगे, उसी के लिए खाता जो है, इसके ये सारा काम इसीलिए होता था कि ए को श्योरिटी मिल जाए, तो ए हो जाएगा इसमें हमारा बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर, उसी को हम बोलेंगे मतलब वही एलिजिबल होगा इसको, इसके लिए बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। तो सी हो जाएगा हमारा इसमें बेनिफिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रेडिट कैन नाइदर बी अमेंडेड और कैंसल। ऐसा कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसको आप अमेंड भी नहीं कर सकते, उसको आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, उसका नाम है इरिवोकेबल। जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते वो होता है आपका इरिवोकेबल। और रिवोकेबल कौन सा होता है, जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा, जिसको आप अमेंड या कैंसिल नहीं कर सकते वो हो जाएगा हमारा इरिवोकेबल क्रेडिट। फिर आगे बोला है, विच टाइप ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व अ बैंक एडिंग इट्स ओन कन्फर्मेशन टू क्रेडिट। तो इसमें क्या करता है कि बैंक अपनी कन्फर्मेशन भी ऐड करता है, तो उस तरह के क्रेडिट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्फर्म्ड क्रेडिट। इसमें एक बैंक कन्फर्मिंग बैंक रहता है जो अपनी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज में अच्छी हो जाती है। What type of credit is the beneficiary liable to any other bank negotiating the letter of credit with recourse। with recourse में क्या होता है कि
इसमें जो बेनिफिशियरी है ना, बेनिफिशियरी की लायबिलिटी आती है कि अगर बैंक को पेमेंट नहीं मिला तो बेनिफिशियरी लायबल हो जाएगा, तो वो होता है आपका विद रिकोर्स। विद रिकोर्स में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है वो लायबल हो जाता है किसी भी बैंक को जिसने भी उसको पेमेंट दी है। मान लीजिए बेनिफिशियरी था इंडिया का एक्सपोर्टर, उसको उसके बैंक ने पेमेंट कर दी, अब बैंक ने इंपोर्टर से पैसा मांगा और उसने नहीं दिया, तो उस केस में अगर आपका विद रिकोर्स वाला है ना, तो इसमें जो आपका एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर की लायबिलिटी इसमें हो जाएगी और एक्सपोर्टर को लायबल माना जाएगा। तो ये होता है आपका विद रिकोर्स क्रेडिट। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ क्रेडिट अलाउज द बेनिफिशियरी टू ट्रांसफर। तो जो बेनिफिशियरी है वो अपना जो राइट्स है किसी थर्ड पार्टी को, जैसे मान लीजिए ए था ना इंडिया का, उसने बोला कि पेमेंट जो मेरे भाई बी को दे देना, तो इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल क्रेडिट। यहाँ पे जो ए है, ए ने अपने राइट्स बी को ट्रांसफर कर दिए, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दिए, तो इस तरीके का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए। इन बैक टू बैक क्रेडिट हाउ मेनी बैंक्स आर इन्वॉल्व। बैक टू बैक जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें 3 बैंक इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से 3 बैंक, मतलब जनरली जो है 3 आपके बैंक इन्वॉल्व होंगे। एक तो एक्सपोर्टर का एक बैंक है, ये मतलब मिनिमम की बात की गई है। एक तो मान लीजिए इंडिया का एक्सपोर्टर है ए, एक इसका बैंक होगा। एक है बी, फॉरेन का बैंक। फिर जो ए है, ए को जो बेनिफिशियरी जो है ए को जो लेटर ऑफ क्रेडिट ए के अकाउंट पे खुला हुआ, और ए ने मान लीजिए कहीं और से पेमेंट लेनी है, सी से लेनी है, सी से कुछ पैसा लेना है, तो सी से जो है ए बोलता है कि मेरे को भी जो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट मिला हुआ है, उस आधार पे ए एक और बैंक से अप्लाई करता है और सी के बैंक को कंफर्मेशन मिल जाती है सी की तरफ से। ठीक है, यानी यहाँ पे सी का बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है। मान लीजिए अगर बी का बैंक है एक्स, ए का है वाई, तो सी का जेड, तो यहाँ पे 3 बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे। कब? बैक टू बैक लेटर। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट को सिक्योरिटी मान के एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट अगर ओपन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें देखिए ऐसे होगा, जो ए है, बी, ए है एक्सपोर्टर, ठीक है, और बी है इंपोर्टर, बी यूएसए में। अब क्या है कि बी अपने बैंक के पास जाके बोलता है कि मैं ए से सामान मंगा रहा हूँ और एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, तो बी का बैंक इशू करके देगा और सारे नेगोशिएशन ए के बैंक के थ्रू करेगा। तो 2 बैंक तो हो गए यहाँ पे एक्स और वाई। अब ए को क्या मिला पड़ा है, ए को सिक्योरिटी मिली पड़ी लेटर ऑफ क्रेडिट, और ए क्या बोलता है सी को कि मैं, मेरे पास जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके आधार पर मैं तुम्हें एक और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे रहा हूँ। तो पुराना जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको आधार मान के ए ने सी के लिए, अभी नए केस में जो ए है वो बन गया आपका बायर बन गया, या एप्लीकेंट बोल सकते हैं। अगर आप सी और ए की बात करो, अगर ए और बी की बात करो तो उस केस में ए बेनिफिशियरी है, पर अगर आप सी और ए की बात करो तो ए जो है वो है एप्लीकेंट और उस केस में सी बेनिफिशियरी है। तो ए ने क्या किया, जो उसको एलसी मिला पड़ा ना, उसको उसने आधार मान के सी के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दिया। ठीक है, तो इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं बैक टू बैक, मतलब एक लेटर ऑफ क्रेडिट को आधार मान के एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा दिया जाता है। ठीक है, और इसमें 3 बैंक कम से कम इन्वॉल्व होंगे, मिनिमम है, इसमें ज्यादा और भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑथराइज एन इंटरमीडिएट बैंक टू मेक एन एडवांस टू द बेनिफिशियरी बिफोर शिपमेंट। मतलब शिपमेंट से पहले अगर बेनिफिशियरी को पेमेंट मिल जाए तो ये कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये है रेड क्लॉज। इसमें क्या होता है कि जो सामान है, मतलब मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल में था ए और बी, ठीक है, तो ए को कुछ सामान मंगवाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो कुछ वो एडवांस की डिमांड करता है, तो वो होता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट में ए बोलता है कि मुझे कुछ एडवांस चाहिए होगा, मेरे को, मैं सामान तो मैं बाद में भेजूंगा, बी को बाद में भेजूंगा, पर सामान के लिए मुझे बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ए कुछ एडवांस की डिमांड कर लेता है और वो जो क्लॉज है वो पहले से लिखना होता है एलसी में कि ए एडवांस मांग लेगा। ठीक है, तो वो क्लॉज रेड इंक में लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम होता है रेड। मतलब अगर वो शिपमेंट से पहले, इसमें 2 पॉइंट है, शिपमेंट से पहले अगर ए शिपमेंट से पहले पैसे की डिमांड कर रहा है, एडवांस की डिमांड कर रहा है, कुछ लोग होते हैं ना जॉब ज्वाइन करने से पहले कुछ एडवांस मांग लेते हैं, तो वैसा कुछ सीन मान लीजिए। ठीक है, तो एडवांस पहले से मांग रहा है ए शिपमेंट से पहले, तो उसको बोला जाएगा रेड क्लॉज। और अगर शिपमेंट कर दी उसके बाद ए बोल रहा है कि शिपमेंट होने के बाद अगर कुछ एडवांस मांगा जा रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज। ये देखिए अगला वही आ गया, व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट परमिट प्री शिपमेंट एडवांस एंड एडवांस टू कवर स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो जो मान लीजिए इंडिया का है ए एक्सपोर्टर बी, ए ने पहले से तो एडवांस मांगा था कि मुझे कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, एक एडवांस पहले से मिल गया, प्लस ए बोलता है कि मैं जो है सामान बी को भिजवा रहा हूँ और मेरे को वहाँ पे ना स्टोरेज के लिए जो है पैसा लग रहा है, मुझे वेयर हाउस का पेमेंट करना है, कुछ भी पैसा मांग रहा है, तो शिपमेंट हो चुकी है, शिपमेंट मतलब यूएस से सामान पहुंच चुका है और बी की जगह पे स्टोर करवाने का जो चार्ज है वो ए ही पे कर रहा है। कई बार होता है ना कंडीशंस होती है कि तुम मेरी जगह पे मेरे को जो है स्टोरेज का चार्ज मेरे को पे कर रहा है, तो उसमें ए ही पे कर रहा है। तो उस केस में शिपमेंट होने के बाद भी अगर ए कुछ डिमांड कर रहा है पैसों की एडवांस की, तो उस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं ग्रीन क्लॉज ऑफ लेटर। तो मेन पॉइंट है यहाँ पे शिपमेंट, बिफोर शिपमेंट अगर पैसा मांगेगा ए तो उसको बोला जाएगा रेड क्लॉज, और शिपमेंट के बाद अगर पैसा मांगेगा तो उसको बोला जाएगा ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। कई बार क्या होता है कि
ए और बी के बीच में बार बार डील हो रही है, बार बार डील हो रही है, तो बार बार एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कराना बहुत खर्चीला होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक जैसे सीसी अकाउंट होता है ना, ऐसे एक रिवॉल्विंग टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाता है जिसको बार बार रिन्यू करा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट अलाउ द रिन्यूअल ऑफ द क्रेडिट अमाउंट आफ्टर अर्लियर बिल। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए साल भर में 10 या 12 बार सामान आना जाना है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 12 बार अलग अलग एलसी खुलवाने से अच्छा एक ही एलसी खुलाया जाएगा और उसका नाम होगा रिवॉल्विंग। इसको आप एक पेमेंट करोगे तो फिर अगला आप फिर से रिन्यू करा सकते हो। तो इस तरह से जो एलसी होता है ये बार बार रिन्यू होता जाता है, जैसे जैसे आप अपनी पेमेंट करते जाओगे आपका बार बार रिन्यू होता जाएगा। इस तरह के एलसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन इसके ऊपर रखा है, हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ब्रॉट इन इंडिया वाइल विजिटिंग इंडिया। आप बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना पैसा ला सकते हैं। अ पर्सन कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड कैन ब्रिंग विद हिम फॉरेन एक्सचेंज एनी लिमिट। तो कोई पर्सन अगर इंडिया में विजिट करने आ रहा है तो वो कितना भी फॉरेन एक्सचेंज अपने साथ ला सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। हाउ वर इफ एग्रीगेट वैल्यू, लेकिन आप जो फॉरेन नोट्स ला रहे हैं या बैंक नोट ला रहे हैं, ट्रैवलर्स चेक ला रहे हैं, उसका वैल्यू अगर 10,000 यूएसडी से ज़्यादा या सिर्फ फॉरेन करेंसी का वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है तो उसमें आपको कस्टम अथॉरिटी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जब आप इंडिया में पहुंचोगे, तो वहां पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इतना पैसा हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि बाहर से आप कितना पैसा ला सकते, कितना भी ला सकते हैं, लेकिन आपके पास ट्रैवलर्स चेक्स है, बैंकर्स नोट्स है या आपके पास करेंसी है, उनका वैल्यू अगर 10,000 से ज़्यादा है और सिर्फ करेंसी का वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है। ये 5,000 या इक्वलेंट बोला, 5,000 इक्वलेंट का मतलब हो गया कि डॉलर में तो 5,000, पर आपके पास मान लीजिए चाइना की कोई करेंसी है या किसी और ब्रिटेन का पाउंड कुछ और है, तो उसका जो वैल्यू 5,000 डॉलर के इक्वलेंट ही आना चाहिए, ठीक है। अगर 5,000 डॉलर से ज़्यादा आ जाता है, कब, जब सिर्फ फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर्स चेक, वो सब 10,000 से ज़्यादा आता है, तो आपको पहले से कस्टम पे आके जब आप पहुंचोगे ना एयरपोर्ट इंडिया में, तो कस्टम में आकर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक फॉर्म मिलेगा, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, वहां आपको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा आप लेके आए हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन वन पे बाई कैश। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको बाहर घूमने जाना है, वो फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाह रहा है, ठीक है, ट्रैवल अब्रॉड के लिए बाहर घूमना चाह रहा है, आपको फॉरेन एक्सचेंज करें तो कितना पैसा आप कैश में दे सकते हैं। तो 50,000 से कम का अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना है तो आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 से क्रॉस करता है तो आपको पेमेंट चेक्स या बैंकर्स चेक के थ्रू, टीडी के थ्रू ही करना पड़ेगा। यानी अगर 50,000 से कम तक का आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो 50,000 तक तो कैश एक्सेप्ट हो जाएगा, 50,000 से कम। लेकिन अगर 50,000 या उससे ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज खरीदे तो आपको डीडी चेक उसके थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश से आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी टाइम फ्रेम फॉर ट्रैवलर्स हु हैज रिटर्न टू इंडिया टू सरेंडर। मान लीजिए आप इंडिया से बाहर गए थे और आपने कुछ फॉरेन एक्सचेंज अपने साथ ले लिया, अब आप वापस आ रहे हैं, आपके पास पैसा बच गया, तो कितने टाइम में वो पैसा सरेंडर करना रहता है, ठीक है। ऑन रिटर्न फ्रॉम ए फॉरेन ट्रिप ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू सरेंडर अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया तो आपको 180 दिन के अंदर, जो मैक्सिमम टाइम है 180 दिन, उसके अंदर आपको रिटर्न करना होता है। लेकिन 2,000 रुपये तक का फॉरेन एक्सचेंज आप अपने पास रख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवलर्स चेक, कुछ भी है, फ्यूचर में कभी आपको जाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप 2,002 रुपये तक का पैसा रख सकते हैं और चाहे तो उसको अपने रेजिडेंट फॉरेन करेंसी का जो डोमेस्टिक अकाउंट है वहाँ पे आप ट्रांसफर करा सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट आती है कॉइन्स। तो फॉरेन एक्सचेंज नोट्स की बात की है, मैक्सिमम 2,000 तक का हम फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू रख सकते हैं। तो कॉइन्स की क्या वैल्यू, कॉइन्स की कोई लिमिट नहीं है, फॉरेन कॉइन्स आप किसी भी लिमिट तक अपने पास रख सकते हैं, इसको लेके कोई लिमिट नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रैवलर्स जो बाहर जाता है उसको कितने दिन में पैसा सरेंडर करना होता है, तो आंसर है 180 डेज के अंदर, ठीक है। कॉइन्स का कोई लिमिट नहीं, कितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज कॉइन्स अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम ऐसा आपको सरेंडर करने का कोई जरूरत नहीं होता है। एक है व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे को अपना एजेंट अपॉइंट करता है। जैसे लोग अपने फ्लैट्स के लिए एजेंट रखते हैं ना, फ्लैट आपका है, वो एजेंट आपके लिए ढूंढ के लाएगा कोई पर्सन जो आपके फ्लैट में रहेगा, किराया रहा सब कुछ वही डिसाइड करता है, तो आपके बिहाफ पे कोई काम करेगा तो वो आपका एजेंट है और आपके लिए वो काम कर रहा था प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ये ऐसा अरेंजमेंट होता है इन विच वन एंटिटी अपॉइंट अनदर टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। तो उसमें एक पर्सन दूसरे को बोलता है कि आप मेरे बिहाफ पे काम कर लीजिए, ठीक है। और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के हिसाब से ही काम करता है। और यहाँ पे एजेंट अपना राइट किसी और को नहीं दे सकता। प्रिंसिपल ने जिसको एजेंट बनने को बोला, एजेंट आगे उसको किसी और को राइट्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे, और चाहे तो वो जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं या फिर ऑरली भी वो बात कर लेते हैं कि ये मेरे राइट्स आप शो कर दीजिए, ठीक है, या फिर एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी इनके बीच में साइन हो सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज भारत क्यूआर। क्यूआर एक कोड होता है आपका स्पेशली पर्सन टू मर्चेंट। मतलब आपने देखा होगा बहुत से दुकानों में क्या होता है कि आपके क्यूआर कोड होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे बॉक्सेस होते हैं, तो उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो भारत क्यूआर भी एक तरीके का इसी टाइप का कोड है। ये पर्सन टू मर्चेंट है। पर्सन मतलब अगर आप किसी दुकान को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप भारत क्यूआर कोड की हेल्प से कर सकते हैं।
इसमें आपका एनपीसीआई ने जो है वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सभी पेमेंट नेटवर्क की हेल्प से इसको बनाया है। और ये पहले क्यूआर के बारे में बताया कि क्यूआर आपका एक ब्लैक स्क्वायर होता है, जो कि आपका एक स्क्वायर ग्रिड, या आप लोगों ने देखा होगा ना क्यूआर कोड, स्क्वायर ग्रिड होगा और व्हाइट बैकग्राउंड उसका होगा, ब्लैक ब्लैक स्क्वायर्स होंगे, मतलब बैकग्राउंड उसमें व्हाइट होता है और ब्लैक ब्लैक स्क्वायर होते हैं, ठीक है। और पर्सन टू मर्चेंट पर्पज के लिए ये यूज़ होता है। यूटिलिटी बिल कुछ भी पेमेंट करनी है आप इसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये पेमेंट का एक अल्टरनेट मोड है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये भी एक अल्टरनेट मोड है। और जो आपका जो क्यूआर कोड होता है आपका, ये बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड होता है और काफ़ी सिक्योर होता है, ठीक है। जो भारत क्यूआर है काफ़ी बाकी क्यूआर कोड के कंपेरिजन में काफ़ी सिक्योर होता है। और रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, किसी भी कार्ड स्कीम के थ्रू आप इसमें आसानी से जो है पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।